Hello students, let us start our 11th chapter in class 8th. The making of the national movement 1870s to 1947. So let us discuss about the main points of the chapter. In the previous chapter we have looked at क्या क्या हमने देखा है पहले के चैप्टर्स में द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम्स कि ब्रिटिश जो कॉन्क्वेस्ट हुई जिनने टेरिटरीज़ को उन्होंने ले लिया, टेक ओवर कर लिया किंगडम्स को। नेक्स्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा न्यू लॉज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के, इंस्टीट्यूशंस के। देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा और न्यू लॉज जो इंट्रोड्यूस करवाए गए वो हमने पढ़े। चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, जो चेंजेस हमने देखे पीजेंट्स की लाइफ में, ट्राइबल्स की लाइफ में, वो हमने रीड किए। एजुकेशनल चेंजेस के बारे में पढ़ा 19th सेंचुरी में। एंड डिबेट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वीमेन, जो डिबेट्स हुई वीमेन की कंडीशंस के रिगार्डिंग वो भी हमने पढ़ी। चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम, जो चैलेंजेस आए कास्ट सिस्टम से रिगार्डिंग वो भी हमने रीड किए। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़े, रिवोल्ट्स ऑफ 1857 पढ़ा, आफ्टर मैथ पढ़ा, एंड डिक्लाइन ऑफ द क्राफ्ट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सब हमने इस बुक में रीड किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रीड अबाउट दीज इशूज़, कि इन्हीं के बेसिस पर जो हमने रीड किया है, डू यू थिंक इंडियंस वर डिसकंटेंटेड विद द ब्रिटिश रूल? इफ सो हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड, कि अब जो डिसकंटेंट वर्ड है यहाँ पर ब्रिटिश रूल के लिए यूज़ किया गया है इंडियंस की थिंकिंग में, क्या ये सही है? अब इस चैप्टर में हम इस बारे में रीड करेंगे। क्या ये इन डिफरेंट ग्रुप्स जो डिफरेंट हाउ वर द डिफरेंट ग्रुप्स, जो हमारी सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स थे, क्लासेस थे, वो डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश रूल से? हम इस चैप्टर में वो रीड करेंगे। सो इस चैप्टर में रिलेटेड सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट है। यहाँ पर देखिए दिस वन, ओके, द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म से रिलेशन क्या है आपका, कि नेशनलिटी की भावना आपके माइंड में आना, और ये कब आई, कैसे आई इंडियंस के माइंड में? द अबव मेंशन्ड डेवलपमेंट लेड टू द पीपल to ask a crucial question: what is the country of India and for whom is it meant? कि इंडिया कंट्री क्या है और ये किस चीज़ के लिए meant मतलब मायने रखती है। The answer that gradually emerged was, कि आंसर क्या आता है हमारे दिमाग में? India was the people of India, कि इंडिया के लोगों के लिए यूज़ हुआ है। All the people irrespective of, कि जो पीपल इज रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब किसी भी क्लास से बिलोंग करते हों, किसी भी कलर के हों, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, क्रीड से बिलोंग करते हों, क्रीड दैट मीन्स पब्लिक, ठीक है, किसी भी जाति से बिलोंग करते हों, एंड लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज वो बोलते हों, और किसी भी जेंडर के वो हों, चाहे वो जेंट्स हैं या फिर लेडीज़ हैं। एंड द कंट्री, कि वो लोग क्या हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, किसी भी वर्ग के लोग हैं, किसी भी रंग से, किसी भी तरह की भाषा बोलते हैं, वो सभी इंडियंस हैं। एंड द कंट्री इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स, कि इस देश में यानी कि हमारे इंडिया में रिसोर्सेज को यूज करते हैं, सिस्टम्स को यूज करते हैं, वर मेंट फॉर ऑल ऑफ दैम, वो सभी क्या हैं, इंडियंस हैं। विद दिस आंसर केम द अवेयरनेस दैट द ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया and the lives of its people, and until this control was ended India could not be for Indians, कि ब्रिटिश यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं उनकी रिसोर्सेज के ऊपर, इंडियंस की रिसोर्सेज के ऊपर, उनकी लाइफ्स के ऊपर, इंडियन पीपल की लाइफ के ऊपर। एंड जब तक ये कंट्रोल जो है, दिस कंट्रोल वाज एंडेड, जब तक इस कंट्रोल का एंड किया जाएगा, इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस, कि इंडिया इंडियंस के कंट्रोल में नहीं रह सकेगा। दिस कॉन्शियसनेस बिगन टू बी क्लियरली स्टेटेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड आफ्टर 1850। अब ये जो कॉन्शियसनेस है, ये अवेयरनेस जो है, वो क्लियरली हम कह सकते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशन में कब फॉर्म हुई, लगभग 1850s में, ठीक है, स्पेशली दोज दैट केम इनटू बीइंग इन द 1870s एंड 1880s। बेसिकली हम कहें तो मुख्य रूप से ये कब आई, 1870 से लेकर के 1880s में ये भावना हमारे अंदर, इंडियंस के अंदर आई।
Most of these were led by English educated professionals such as lawyers. अब यहाँ पर लॉयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जिन्होंने इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल से और उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन गेन की, उसके बाद हमारे देश के लिए कुछ भावनाएं उनके माइंड में सेट हुई. द मोर इम्पोर्टेंट वंस वर द पूना स्वज सार्वजनिक सभा. इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है प्ले किया किसने? द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वॉज द पूना सार्वजनिक सभा. जो पूना सार्वजनिक सभा थी उसने इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. द इंडियन एसोसिएशन, जो कि इंडियन एसोसिएशन थी, एंड मद्रास महाजन सभा, मद्रास जो महाजन सभा है, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये हमारी कुछ सभाएं थी, सार्वजनिक सभाएं, जिनकी वजह से हमारे आज ये जो आज़ादी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सब इन सब की ही देन है. नोट द नेम, सिर्फ नेम नहीं, नेम का मीनिंग भी समझना बहुत ज़रूरी है. पूना सार्वजनिक सभा, पूना दैट मीन्स पूना में ये ऑर्गेनाइज हुई. सार्वजनिक मतलब सब जनों की, सब लोगों की. इसका मीनिंग समझना, द लिटरली मीनिंग दैट इज द लिटरल मीनिंग इज ऑफ सार्वजनिक, दैट इज ऑफ और फॉर ऑल द पीपल. यानी कि यदि हम ऑफ लगाते हैं तब भी सही है. ऑफ ऑल द पीपल का मतलब है सब लोगों की, और फॉर ऑल द पीपल दैट मीन्स सब लोगों के लिए. सर्व मीन्स ऑल एंड जनिक मीन्स ऑफ ऑल द पीपल. ठीक है, तो सभी लोगों के लिए, सभी लोगों की. ठीक है, दो Many of these associations functioned in specific part of the country. अब बहुत से लोगों की जो एसोसिएशन है यहाँ पर फंक्शन कर रही थी स्पेसिफिक पार्ट में कंट्री के. Their goals were stated as the goals of all the people of India. कि उनके जो गोल्स हैं वो यहाँ पर शो किए गए हैं कि वो सभी लोगों के गोल्स थे इंडिया में. यानी कि सभी लोगों के लिए वो फाइट कर रहे थे, सभी लोगों की सोच वो यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे थे. नॉट दोज ऑफ एनी वन रीजन, किसी एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरे इंडिया की बात कर रहे थे, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे थे, पूरी क्लास की बात कर रहे थे. एंड दे वर्कड विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सोवरेन, कि पीपल क्या होने चाहिए? सोवरेन होने चाहिए. सोवरेन की वर्ड यहाँ पर गिवन है. द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम इंडिपेंडेंटली वर्क करें बाहर के किसी इंटरफेरेंस के बगैर. जैसे ब्रिटिशर्स हमारे फैसलों में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो चाहते थे कि हम सोवरेन वर्क करें, बाहर ब्रिटिशर्स हमारे वर्क्स में इंटरफेयर ना करें. अ मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म, ये सबसे बड़ी मॉडर्न कॉन्शियसनेस थी, की फीचर थी हमारे नेशनलिज्म की. आपसे मेन इम्पोर्टेंट बात हम ये कहें कि नेशनलिज्म को मेन लीड यहाँ से मिलती है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दे बिलीव दैट इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड, कि इंडियन पीपल को क्या करना चाहिए? इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड, उनको शक्ति मिलनी चाहिए टू टेक डिसीजन, कि वो डिसीजंस ले सकें रिगार्डिंग देयर अफेयर्स, उनके अपने पर्सनल मैटर्स के रिगार्डिंग. अब यहाँ पर फीलिंग जो है यहाँ शो की गई है, द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ विद ब्रिटिशर्स, the dissatisfaction with British rule and satisfied in 1870s and 1880s. देखो 1870 से 1880s के बीच में जो डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पर होती है, वो रीज़न क्या थे बेटा? इनके पीछे रीजंस थे. सबसे पहले तो आर्म्स एक्ट है जो कि पास हुआ था 1878 में, जो डिसअलाउ कर रहा था. डिसअलाउ का मतलब है इंडियंस को वो आर्म्स लेने से मना कर रहे थे, कि वो हथियार नहीं रख सकते हैं इंडियंस. रीज़न क्या था? कि ब्रिटिशर्स डर गए थे. ठीक है, कि अगर इंडियंस के पास आर्म्स रहेंगे तो वो हम पर रूल शो कर सकते हैं, हम पर आक्रमण कर सकते हैं, इस तरह से. एंड सेकंड रीज़न क्या था? इन द सेम ईयर क्या हुआ? एक और एक्ट पास हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था बेटा? दैट वॉज ऑल्सो इनेक्टेड इन एन एफर्ट टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट के को क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको रोकने का काम कर रहा था ये प्रेस एक्ट. ठीक है, ये वाला प्रेस एक्ट. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
दो पास हुए थे एक्ट, दोनों ही 1878 में पास हुए थे। एक तो आर्म्स एक्ट और एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो दोनों आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। वॉज ऑल्सो इनेक्टेड इन इफेक्ट and the act allowed the government to confiscate the assets of newspapers including their printing presses if the newspaper published anything that was found objectionable. In 1883 there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert bill. अब यहाँ पर एक और बिल आ गया बेटा, देखिए 1883 में, ठीक है। द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट, अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था बेटा, कॉन्फेसिकेट द एसेट ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पे वो कॉन्फेसिकेट मतलब ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस में न्यूज़पेपर में पब्लिश हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल उन्हें लगता है तो वो उसको रोक सकते हैं। 1883 में क्या हुआ, देयर वॉज ए फरर ओवर द अटेम्प्ट बाई गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया इल्बर्ट बिल के नाम से। इस बिल में क्या था बेटा, द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सनस बाय इंडियन, कि ब्रिटिशर्स और यूरोपियन पर्सनस इंडियंस के ऊपर ट्रायल कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को पकड़ सकते हैं, उनके ऊपर केस दायर कर सकते हैं। एंड सॉट इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। सॉरी, जो बिल था इसके अकॉर्डिंग क्या था बेटा कि यहाँ पर उनको राइट मिल गया था, इंडियंस को, इंडियन जजेस यहाँ पर फायर कर सकते थे, वो इंडियन को और यूरोप ब्रिटिशर्स को इक्वलिटी यहाँ पर दिला सकते थे। बट व्हेन वाइट अपोजिशन फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द बिल, अब वाइट के फेवर में नहीं था ये बिल, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को ये बिल वापस करने के लिए कहा, विदड्रॉ करने के लिए कहा। इंडियंस वर्स एनरेज्ड, और इंडियंस इस बात से एनरेज्ड हो गए, गुस्सा हो गए। द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, जो इवेंट है वो हाईलाइट किया गया रेशियल एटीट्यूड्स पे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में। The need for an all-India organization of educated Indians had been felt since 1880s. जो नीड थी कि यहाँ पर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हेल्ड की जाए एजुकेटेड पीपल्स के द्वारा, इंडियंस के द्वारा, हैड बीन फेल्ट सिंस 1880s में महसूस की गई। बट द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी डीपन्ड दिस डिज़ायर, अब जो इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी थी उस चीज़ को, इस डिज़ायर को उन्होंने और गहरा कर दिया। The Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई, कितने मेंबर्स थे वहाँ पर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, 72 डेलीगेट्स थे इंडिया से। द कंट्री मेट इन, अब यहाँ पर बॉम्बे के अंदर हुई थी ये, और दिसंबर 1885 में फर्स्ट मीटिंग। आप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कितने डेलीगेट्स थे, 72 डेलीगेट्स थे, और कब की गई थी, दिसंबर 1885 में। कहाँ पर की गई थी, बॉम्बे में। द अर्ली लीडरशिप दादा भाई नौरोजी, फेरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर among others were largely from बॉम्बे एंड कैलकाटा। मोस्टली कहाँ से थे, बॉम्बे से और कैलकाटा से थे ये सभी। नौरोजी ए बिजनेसमैन, नौरोजी क्या थे, एक बिजनेसमैन थे, पब्लिशर्स थे, सेटल्ड इन लंदन, जो लंदन में सेटल थे, एंड फॉर ए टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, एक टाइम के समय मतलब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके थे। गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट, और अब ये यंगर नेशनलिस्ट जो ये मूवमेंट के अंदर राष्ट्रीय संप्रदाय के ड्यूरिंग, ये एक पार्ट यंग पर्सन के तरह यहाँ पर गाइड कर रहे थे यंग पर्सनस को। और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल ए ओह्यूम ऑल्सो प्लेड ए पार्ट इन ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम द वेरियस रीजन्स टुगेदर, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर भी हैं जो कि ए ह्यूम हैं, उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया। उन्होंने क्या किया, इंडियंस को इकट्ठा किया, बहुत सारे डिफरेंट रीजन से, क्षेत्रों से बुला करके यहाँ पर इकट्ठा किया। यहाँ पर एक कीवर्ड गिवन है बेटा, पब्लिशिस्ट, समवन हु पब्लिश एन आइडिया बाय सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर पब्लिशिस्ट का मीनिंग यहाँ पर गिवन है बेटा, आप इसको भी लर्न कर लीजिएगा।
वो लोग जो पब्लिश करते हैं आइडिया को, सर्कुलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, राइटिंग रिपोर्ट्स और स्पीकिंग मीटिंग्स, ठीक है। अ नेशन इन द मेकिंग। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है नेशन मेकिंग में। इट हैज़ ऑफन बीन सैड द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years वॉज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स, कि मॉडरेट रोल निभा रही थी हमारी कांग्रेस फर्स्ट 20 years में, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स में, अपने उद्देश्यों में और अपनी टेक्निक्स में, मेथड्स में। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड ए ग्रेट वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। इस पीरियड में डिमांड कर रहे थे वो ग्रेट वॉइस की इंडियंस की तरफ से, गवर्नमेंट्स की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन में। इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड फॉर मोर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अब ये चाहती थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, सभा बने और इसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आए। गिवन मोर पावर, जिनको ज़्यादा पावर दी जाए। इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस वेयर नन एग्जिस्टेड, कि वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाए उन क्षेत्रों में जहाँ पर कोई नहीं है। इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजिशंस इन द गवर्नमेंट। इन्होंने एक और डिमांड की कि इंडियंस को हाई पोजिशंस में गवर्नमेंट में मतलब प्लेस किया जाना चाहिए, उनको स्थान मिलना चाहिए कि वो गवर्नमेंट का पार्ट बने, हाई पोजिशंस पे इंडियंस। फॉर दिस पर्पज़ इट कॉल्ड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके पर्पज़ के लिए उन्हें क्या करना होगा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को पास करना होगा। टू बी हेल्ड इन इंडिया, उनको इंडिया में ही ये एग्ज़ाम हेल्ड करवाना होगा। नॉट जस्ट इन लंदन, कि लंदन में नहीं, इंडिया में भी मतलब ये एग्ज़ाम होना चाहिए, और इस चीज़ के लिए उन्होंने फोर्स किया। The demand for Indianization of the administration was part of a movement against racism, since most important jobs at the time were monopolized by whites. अब यहाँ पर जो डिमांड थी इंडियनाइजेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, एक बहुत बड़ा पार्ट बन गई थी मूवमेंट का। किस चीज़ के लिए? रेसिज्म के लिए, जातिवाद के लिए। सिंस मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब्स थी उस टाइम पे क्या थी, मोनोपलाइज थी। मोनोपलाइज होते हुए था एकमात्र सत्ता होना, यानी कि ब्रिटिशर्स की, वाइट की मोनोपलाइज सीट्स थी वो, और अब इंडियंस चाहते थे कि हम उन मोनोपलाइज सीट्स पर अपना हक जमाएं, यानी कि वो भी इंडियंस भी उन हाई सोसाइटी पोस्ट पर अपना राइट दिखाएं। Officials and British generally assumed that Indians could not be given positions of responsibility, कि ब्रिटिशर्स जनरली ऐसा मानते थे कि इंडियंस को नहीं दी जा सकती हैं वो पोजीशन, हाई सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जा सकती हैं। सिंस ब्रिटिश ऑफिसर्स वर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम, इंडियनाइजेशन इट वॉज होप्ड वुड also reduce the drain of wealth to England। अब यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, बहुत बड़ा पार्ट अपनी सैलरी का कहाँ पहुँचा रहे थे, बाहर पहुँचा रहे थे, अपने घर में, इंग्लैंड में, क्योंकि ये इंडिया की वेल्थ है। तो इंडियनाइजेशन ने ये भावना भी पैदा कर दी कि यहाँ का पार्ट यहाँ से इंग्लैंड नहीं जाना चाहिए। अदर डिमांडेड इंक्लूडिंग द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स, the repeal of the Arms Act and the freedom of speech and expression। अब जो डिमांड हमसे यहाँ पर थी सेपरेशन की, जुडिशरी फॉर्म में हम कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव उनको मिलना चाहिए, यानी कि बड़ी बड़ी पोस्ट पर इंडियंस की पोस्टिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर रिपील की गई थी किस चीज़ के बारे में, आर्म्स एक्ट के बारे में। रिपील क्या होता है बेटा, द अंडू लॉ, कि जो लॉ लाया गया था जिसकी वजह से हम अपनी आर्म्स एक्ट मतलब यहाँ पर लागू हुआ था, वो चीज़ यहाँ पर ना हो। वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज लॉ, यहाँ पर वैलिडिटी की जाए लॉज की। एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पर फ्रीडम मिल जाए इंडियंस को स्पीच करने के लिए, एक्सप्रेशन हो, वो अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सके, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, वो राइट उनको मिल जाए। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशूज़, जो अर्ली कांग्रेस में मतलब कांग्रेस में ये इशू उठाया गया कि वो अपने वॉइस को रेज कर सके, अपनी बातों को कह सकें। इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड famines, increase in the land revenue and had impoverished peasants and zamindars, and exports of grain to Europe had created food shortage।
अब इस वजह से क्या हुआ, इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी। अब जो ब्रिटिश रूल है वो पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहा था, और फेमाइंस फैल रही थी, इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू में इंक्रीज हो रहा था, एम्पावरिशमेंट हो रही थी, प्रीजेंट्स और जमींदार्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, एंड द एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज, कि जो एक्सपोर्ट हो रहा था यूरोप में फूड शॉर्टेज पैदा कर रहा था इंडिया के अंदर। एंड द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, अब कांग्रेस ने ये डिमांड की कि रिवेन्यू में रिडक्शन किया जाए, कमी की जाए, कि रिवेन्यू हम नहीं देंगे इतना जितना आप लोग डिमांड कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स को ये कहा। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, अब मिलिट्री एक्सपेंडिचर मतलब मिलिट्री के ऊपर जो खर्च हो रहा है वो भी कम किया जाए, एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए और फंड दिए जाएं और पैसे दिए जाएं। इट पास्ड मैनी रिजोल्यूशंस ऑन द साल्ट टैक्स, इसमें बहुत सारे रिजोल्यूशंस पे किए गए, साल्ट टैक्स में भी, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स अब्रॉड एंड सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, की ट्रीटमेंट्स के लिए भी पैसा लिया गया इंडियन लेबरर्स के लिए, एंड जो सफ़र कर रहे हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स उनके लिए भी मतलब उन्होंने पैसा मांगा। कोज्ड बाय इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो किस कारण से हो रहा था, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयरिंग के कारण से हो रहा था। ऑल दिस शोज दैट डिस्पाइट बीइंग ए बॉडी ऑफ द एजुकेटेड एलाइट, अब ये हमारे एलाइट क्या होते हैं बेटा, हाई जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ शो की हमारे इंडिया के अंदर, वो सब यहाँ पर एलाइट से, ठीक है। द कांग्रेस डिड नॉट टॉक ओनली ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप्स, जमींदार्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, कि कांग्रेस यहाँ पर बात नहीं कर रही थी किसके बिहाफ में, प्रोफेशनल ग्रुप्स के बारे में, जमींदार्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। यहाँ पर कांग्रेस ने हमारे बहुत ही फेवरेबल स्टेप्स उठाए। द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, कि मॉडरेट लीडर्स जो थे वो चाहते थे डेवलपमेंट लाना, पब्लिक अवेयरनेस जगाना चाह रहे थे, जो कि अनजस्ट हमारे साथ हो रहा था ब्रिटिश रूल के कारण से, वो सब हमें दिखा रहे थे वो। दे पब्लिश न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, रोट आर्टिकल्स राइट किए, एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वॉज लीडिंग टू द इकोनॉमी रूइन ऑफ द कंट्री, कि हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरह से डामाडोल किया जा रहा है कंट्री के अंदर ब्रिटिश रूल के द्वारा, तो ये सब हमें दिखाया। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेज, उन्होंने क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश रूल को अपनी स्पीचेज में, एंड सेंड रिप्रेजेंटेटिव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन पाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने अपने नेताओं को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कंट्री में भेजा, ताकि पब्लिक जागरूक हो सके, अवेयर हो सके ब्रिटिश रूल के प्रति, कि ब्रिटिश रूल हमें किस तरह से पब्लिकली मतलब क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, कि वो यहाँ पर किस तरह से मतलब महसूस कर रहे हैं, ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट, कि ब्रिटिशर्स को मतलब हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे आइडियल्स को फ्रीडम देनी चाहिए, हमें जस्टिस देना चाहिए, एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जज डिमांड्स ऑफ इंडियंस, इस तरह से वो हमारे लिए हमारी डिमांड्स को, इंडियंस की डिमांड को एक्सेप्ट करें। व्हाट वाज नेसेसरी, कि हमारे लिए क्या ज़रूरी था उस टाइम पे, देयरफॉर वाज टू एक्सप्रेस दीज डिमांड्स एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग ऑफ इंडियंस, और इस तरह से नेशनलिस्ट ने हमारे मेन इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया, वो गवर्नमेंट को अवेयर कर रहे थे हमारी फीलिंग्स के प्रति, किसके, इंडियंस की फीलिंग्स के प्रति। फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट। नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा। सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही आपके पास सेंड करूँगी। थैंक यू।